आज हम एक ऐसे काव्य की दुनिया में उतर रहे हैं जो आ, जो आज से लगभग 90 साल पहले लिखा गया था, लेकिन जिसकी गूंज आज भी उतनी ही तेज है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की शुरुआती लेकिन बेहद शक्तिशाली रचना रेणुका की। और ये दौर था 1935 का। भारत अपनी आजादी के लिए कह सकते हैं कि संघर्ष कर रहा था और समाज में एक अजीब सी जड़ता और निराशा का माहौल था। बिल्कुल। और ऐसे में एक 27 साल का युवा कवि अपनी कलम से एक चिंगारी सुलगा रहा था। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक कविता संग्रह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस दौर के भारत की आत्मा से किया गया एक संवाद है। सही बात है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन है रेणुका के पन्नों में छिपे उस दर्द को महसूस करना, उस आक्रोश की आग को समझना और उस उम्मीद की लौ को ढूंढना जो दिनकर जलाना चाहते थे। चलिए इस संवाद की परतों को खोलते हैं। और इस संवाद का जो केंद्र है वो है एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक, रेणुका। रेणुका? हाँ, यहाँ रेणुका कोई आम स्त्री नहीं है, बल्कि खुद भारत माता का रूप है। लेकिन ये वो भारत माता नहीं है जिनकी तस्वीर हम अक्सर देखते हैं। मतलब सिंह पर सवार, शस्त्रों से सज्ज? हाँ, वो नहीं। दिनकर की रेणुका एक माँ है जो दुखी है। तो सबसे पहले इसी प्रतीक को ही समझते हैं। एक दुखी माँ के रूप में देश की कल्पना करना यह अपने आप में बहुत मार्मिक है। बहुत ज्यादा। इन स्रोतों को पढ़कर जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसी माँ की है जो करुणामयी है, सहनशील है, लेकिन अपने ही बेटों की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू हैं। ऐसा क्यों? वो किस बात से दुखी हैं? वह अपनी संतानों की उदासीनता और कमजोरी से दुखी है। अच्छा। वह देख रही है कि जिन बेटों को वीर, ज्ञानी और साहसी होना था, वे भय, आलस्य और आपसी फूट में जकड़े हुए हैं। दिनकर जब लिखते हैं, किसकी देख दशा यह तेरी आंखों में आंसू आए, तो ये सवाल सीधा सीधा पाठक के दिल में उतरता है। हाँ, ये सीधा एक सवाल है। वो ये नहीं कह रहे कि देश दुखी है, वो पूछे तुम्हारी माँ रो रही है, बताओ क्यों। ये एक सीधा भावनात्मक जुड़ाव है। और ये जुड़ाव बहुत व्यक्तिगत लगता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कवि किसी ऊंचे मंच से कोई भाषण दे रहा है। नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ही माँ को दर्द में देख रहा है और उसकी पीड़ा को शब्द दे रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इस काव्य की आत्मा है। कवि यहाँ कोई तटस्थ पर्यवेक्षक नहीं है। वो हिस्सा है उस संवाद का। हाँ, वो पूरी तरह से शामिल है। भारत माता का दुख उसका अपना दुख है। वो देश की दीनहीन दशा को एक बौद्धिक समस्या की तरह नहीं देखता, बल्कि एक व्यक्तिगत त्रासदी की तरह महसूस करता है। इसीलिए इस काव्य में इतनी ऊर्जा है, इतनी प्रामाणिकता है। ये दिल से निकली हुई आवाज है, दिमाग से लिखा गया कोई लेख नहीं। तो अगर हम इस पीड़ा की जड़ तक जाएं, कवि के अनुसार हम इस हाल में पहुंचे कैसे? इस दुख का मूल कारण क्या है? दिनकर इसका कारण बताते हैं हमारे गौरवशाली अतीत और जो हमारा निष्क्रिय वर्तमान है, उसके बीच की एक बहुत बड़ी खाई। अच्छा, ये द्वंद्व। हाँ, यही द्वंद्व, यही टकराव रेणुका की रीढ़ है। इन स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ दिनकर उस भारत की तस्वीर खींचते हैं जो ज्ञान, वीरता और संस्कृति का शिखर था। वो याद दिलाते हैं कि ये बुद्ध, अशोक और चाणक्य की भूमि है। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है जो इस भाव को दर्शाती है, जहां थे वज्र से फौलाद निश्चय वीर सेनानी। क्या बात है। वो एक ऐसे स्वर्ण युग की बात करते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अतीत का महिमा मंडन नहीं है। अच्छा। ये कोई नॉस्टैल्जिक याद नहीं है कि अरे हमारे दिन भी क्या दिन थे। दिनकर उस अतीत को एक आईने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आईने की तरह? हाँ, वो उस आईने को वर्तमान पीढ़ी के सामने रखकर कह रहे हैं, देखो तुम ये थे और अब देखो तुम क्या बन गए हो। और ये एक बहुत ही असहाय कर देने वाला सच है। बिल्कुल। और उस आईने में जो चेहरा दिखता है वो निराशाजनक है। कवि को लगता है कि वो साहस, वो आत्मसम्मान, वो त्याग की भावना कहीं खो गई है। उसकी जगह अब डर, चापलूसी और जड़ता ने ले ली है। ये सिर्फ राजनीतिक गुलामी की बात नहीं है, ये एक तरह की मानसिक गुलामी की बात है ना? बिल्कुल, यही उनके आक्रोश का मूल कारण है। ये एक खोई हुई क्षमता का विलाप है। खोई हुई क्षमता का विलाप। उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि भारत गुलाम है, बल्कि इस बात का ज्यादा आक्रोश है कि जो देश दुनिया को रास्ता दिखा सकता था, वो आज अपनी ही बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वो उस विशाल क्षमता को देख पा रहे हैं जो व्यर्थ जा रही है। ये ऐसा है जैसे एक बास को पिंजरे में देखकर गुस्सा आए, ये जानते हुए कि वो खुले आसमान में उड़ने के लिए बना है।
जब हम इतनी पीड़ा और निराशा की बात करते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या दिनकर यहीं रुक जाते हैं? नहीं। क्या इस काव्य का मकसद सिर्फ दुख जताना है या इस आक्रोश की कोई दिशा भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पढ़कर पाठक और ज्यादा हताश हो जाएं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है नहीं। अगर रेणुका सिर्फ एक विलाप गीत होता तो शायद ये इतना प्रभावशाली नहीं होता। अच्छा। दिनकर की कलम केवल आंसू नहीं बहाती, वो मशाल जलाती है। हाँ, क्योंकि स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि काव्य में करुणा भी है और आक्रोश भी है। दोनों हैं। वो पहले पाठक को देश की पीड़ा का एहसास कराते हैं, उसे झकझोरते हैं, लेकिन फिर उस एहसास को एक नई दिशा देते हैं। सटीक बात। यह इस काव्य का सबसे अहम मोड़ है। यह एक निष्क्रिय शोक गीत नहीं, बल्कि एक सक्रिय आह्वान है, एक कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन। दिनकर की प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। वो पहले करुणा से शुरू करते हैं, पाठक के मन में अपनी मातृभूमि के लिए सहानुभूति जगाते हैं, फिर उस सहानुभूति को आक्रोश में बदलते हैं। ये हो क्या रहा है, हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? और अंत में उस आक्रोश को कर्म की प्रेरणा में ढाल देते हैं। और ये आह्वान, ये ललकार, ये सीधे तौर पर देश की युवाओं से है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कवि ने अपनी सारी उम्मीदें युवा पीढ़ी पर ही टिका दी हैं। उन्होंने युवाओं को देश का भावी भाग्य कहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि युवा पीढ़ी ही किसी भी राष्ट्र के भविष्य का प्रतीक होती है। युवाओं में जड़ता को तोड़ने और एक नई व्यवस्था बनाने की ऊर्जा होती है। दिनकर को लगता था कि पुरानी पीढ़ी शायद थक चुकी है या हालातों से समझौता कर चुकी है, लेकिन युवाओं के खून में अभी भी वो उबाल है, वो आग है। हाँ, वो युवाओं को उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं। संदेश बहुत स्पष्ट है, आलस्य त्यागो, अतीत के गौरव के नशे से बाहर निकलो और कर्म तथा संघर्ष का रास्ता अपनाओ। इसमें एक बहुत शक्तिशाली विचार छिपा है। मतलब विरासत कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें तिजोरी में रखी हुई मिल जाती है। नहीं, हमें हर पीढ़ी में उसे अपने कर्मों से फिर से अर्जित करना पड़ता है। बिल्कुल सही। और दिनकर इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। उनके लिए विरासत को अर्जित करने का मतलब सिर्फ पुराने मूल्यों को बचाना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि उन्हें अपने समय की चुनौतियों के अनुसार नया रूप देना भी है। वो युवाओं से कहते हैं, नवयुवक तू क्या, अभी देख मैं इसे जिलाता हूँ। वाह! ये आत्मविश्वास है। वो ये नहीं कह रहे कि सब कुछ खत्म हो गया है, वो कह रहे हैं कि राख में अभी भी चिंगारी बाकी है और उस चिंगारी को आग में बदलने का काम तुम्हारा है। यह भविष्य के लिए एक रोड मैप जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। जिसमें पहला कदम है आत्ममंथन और दूसरा कदम है कर्म। वो युवाओं से सिर्फ भावुक होने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, और वो ये विश्वास दिलाते हैं कि ये संभव है। अगर युवा पीढ़ी साहस के साथ आगे बढ़े तो राष्ट्र फिर से महान बन सकता है। वो एक तरह से कह रहे हैं कि अपनी माँ, अपनी मातृभूमि की पीड़ा को देखो और तय करो कि तुम्हें मूक दर्शक बने रहना है या उसके आंसू पोंछने के लिए आगे आना है। एकदम। तो फिर इन सब का निचोड़ क्या है? दिनकर की रेणुका के हिसाब से देशभक्ति का असली मतलब क्या है? क्योंकि ये सवाल आज के दौर में भी बहुत प्रासंगिक है। हाँ। आमतौर पर देशभक्ति को अतीत के गौरव गान या नारों से जोड़ दिया जाता है। क्या दिनकर का राष्ट्र प्रेम भी वैसा ही है? नहीं, स्रोत एक बहुत गहरी और अलग तस्वीर दिखाते हैं। दिनकर के लिए राष्ट्र प्रेम कोई आसान चीज नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ अतीत के गीत गाना नहीं है, ये वर्तमान की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने का साहस है। मतलब अपनी कमियों को स्वीकार करना। हाँ, अपने समाज की कमियों को स्वीकार करने और उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी है। ये एक सोचने समझने वाली आत्म आलोचनात्मक देशभक्ति है, अंधी भक्ति नहीं। तो ये देशभक्ति एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है? बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें हर रोज अपने कामों से साबित करना होता है। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक संकल्प है। एकदम सही। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि राष्ट्र की उन्नति आखिर किस पर निर्भर करती है? क्या ये सिर्फ सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है या किसी बाहरी मदद पर? दिनकर का जवाब है नहीं। तो फिर किस पर? राष्ट्र का भाग्य उसके नागरिक बनाते हैं। उनकी जागरूकता, उनका साहस, उनका त्याग और उनका चरित्र ही देश का भविष्य तय करता है। अच्छा। इसलिए रेणुका का मुख्य संदेश सिर्फ देश से प्रेम करना नहीं है, बल्कि उस प्रेम को कर्म में बदलना है। बिल्कुल। प्रेम एक सक्रिय ऊर्जा होनी चाहिए जो समाज में बदलाव लाए, जो देश को आगे बढ़ाए।
राष्ट्र प्रेम का अर्थ है राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना। जब देश में अन्याय हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना। हाँ। जब समाज में अज्ञानता हो तो ज्ञान का प्रकाश फैलाना। जब देशवासी आलस्य में हो तो उन्हें कर्म के लिए प्रेरित करना। दिनकर के अनुसार ये सब राष्ट्र प्रेम का ही हिस्सा है। तो आज हमने दिनकर जी की रेणुका के माध्यम से एक माँ की पीड़ा को महसूस किया, एक गौरवशाली अतीत की यादों और एक निष्क्रिय वर्तमान के द्वंद्व को समझा और भविष्य के लिए एक शक्तिशाली आह्वान की गूंज सुनी। ये सिर्फ कविता नहीं, ये एक चेतना है जो पाठक को झकझोरती है। हाँ, ये एक ऐसा काव्य है जो आपको सहज नहीं रहने देता। ये आपसे सवाल पूछता है, ये आपको आईना दिखाता है और पूछता है कि आप इस तस्वीर को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं। सही बात है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक महान विरासत के उत्तराधिकारी हैं और उस विरासत को आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी आज भी उतनी ही बड़ी है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। दिनकर ने 1935 के युवाओं को कर्म और संघर्ष का मार्ग अपनाने को कहा था। उनका संघर्ष उस समय की राजनीतिक गुलामी और सामाजिक जड़ता के खिलाफ था। सही। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के आजाद और आधुनिक भारत में, जहां चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं, उस कर्म और संघर्ष के मायने क्या हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि संघर्ष का उसका स्वरूप तो बदल गया है। बिल्कुल। क्या आज का संघर्ष केवल बाहरी खतरों से देश की रक्षा करना है, या फिर समाज के भीतर मौजूद भ्रष्टाचार, असमानता, वैज्ञानिक सोच की कमी, पर्यावरण का विनाश और डिजिटल दुनिया में फैल रही नफरत और अज्ञानता जैसी कमजोरियों से लड़ना? वो भी उतना ही बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। हाँ, शायद दिनकर आज होते तो युवाओं को इन्हीं नए युद्धों के लिए ललकारते। शायद आज का कर्म और संघर्ष यही है।